Hi everyone, I welcome you all again on a new day with our daily The Hindu newspaper based MCQs. So let's just start without wasting our time. First question for today is PM internship scheme. So before solving the question, just try to understand what is this thing. So PM internship scheme की जब हम बात करते हैं तो इंटर्नशिप तो आपको पता ही है. इंटर्नशिप मतलब कि एक तरह से स्टाइपेंड भी मिलता है, मतलब पेड अनपेड वो बात की बात है, लेकिन जनरल जो आपको पता होगा दैट इज़ कि आप कहीं पे एम्प्लॉय होते हैं कुछ टेम्प्रेरी टाइम के लिए, लाइक 6 मंथ्स 1 ईयर. वहाँ पे आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और काफ़ी जगह पे वो ट्रेनिंग के बदले में कुछ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, साथ साथ में आपसे जो काम करवाया जाता है, और कई जगह नहीं दिया जाता. बट आपको उतना डिटेल में जाने की नीड नहीं है, तो बेसिक है इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट. अब इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ तो पीएम इंटर्नशिप स्कीम में क्या है कि आपका ये आपका सबसे पहले तो आपका ये यूनियन बजट जो था 2024 का, उसमें अनाउंस हुआ था 5 साल के लिए कि 2029 तक आपका क्या था कि यहाँ पे देश के 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप दी जाएगी एक एक साल की, मतलब 1 साल की, है ना. आपको ये समझ आनी चाहिए, टोटल 1 करोड़ यूथ को आपका 1 ईयर इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें आपका क्या किया जाएगा, उनको इंडस्ट्री के लिए, जो हम एक बात करते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट इशू क्या है कि स्किल मैच नहीं होती, लोगों के पास जो स्किल है और इंडस्ट्री को जो स्किल चाहिए, वो दोनों जो मिसमैच है, उस वजह से भी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होता है हमारे देश में. तो उसको सॉल्व करने के लिए, तो ये आपको पता है, इसमें क्या है कि देश की जो टॉप 500 कंपनीज हैं वो 1 करोड़ यूथ को इंटर्नशिप देंगी. और ये स्कीम आपका 5 साल तक के लिए अनाउंस्ड है. आपको पता होना चाहिए 2024 के यूनियन बजट में अनाउंस थी. ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है. और ख़ास बात क्या है, क्या ये पेड है? हाँ बिल्कुल. इसमें अगर आप जैसे पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको स्टाइपेंड मिलता है. अच्छा, सबसे पहली बात, जैसे आप इनरोल करेंगे, तो जैसे ही इनरोल करेंगे तो आपको वन टाइम ग्रांट मिलेगी 6,000 रुपीज़ की. उसके बाद आपको उसके अलावा मंथली बेसिस पे आपको जैसे 5,000 रुपीज़ मिलेंगे, जिसमें से 4500 तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मतलब कंट्रीब्यूशन होगा उस 5,000 रुपीज़ में, और 500 जो आपको कंपनी देगी. मतलब कि आपको जो 5,000 रुपये मिलेंगे मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड, वो आपका 4500 रुपये आपका उसमें जो होगा वो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, और 500 जो है वो कंपनी कंट्रीब्यूट करेगी. और ऑब्वियसली कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है अगर, तो ये कंपनी के CSR में काउंट होता है, दैट इज़ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको पता ही होगा कि कंपनीज़ को अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा सोशल वर्क में लगाना पड़ता है, जो मतलब कि सोशल आपका अगर मैं बात करूं अपलिफ्टमेंट और ये सब चीज़ें, कि जो उनको थोड़ा बहुत, अगर मैं बात करूं तो चैरिटी की तरह हो गया है ना, कि मतलब इसका कोई रिटर्न नहीं होता. तो ये क्यों होता है, क्या होता है, बात की बात है, लेकिन आपको पता होना चाहिए CSR वर्क, है ना. अब मैं आपसे बात करता हूँ इसमें कि इसमें आपका एलिजिबिलिटी किसकी है. सबसे पहले तो 21 से 24 ईयर्स के यूथ, जिनकी एज 21 से 24 ईयर्स की है. और ऑब्वियसली इनकम क्राइटेरिया होगा, जिनकी अच्छी खासी इनकम है, जैसे 8 लाख से ऊपर उनको अलाउड नहीं है ना. 8 लाख से नीचे इनकम होनी चाहिए, फैमिली इनकम. और साथ ही साथ आपका इसमें और भी क्राइटेरियाज होंगे, लाइक 12th पास, है ना. और दूसरी बात क्या है कि आपका जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक IIT IIM या कुछ सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन, वहाँ के लोगों को ये इंटर्नशिप वैलिड नहीं है. बिकॉज इसका काम क्या है, इसका काम है स्किलिंग करना वैसे लोगों की जिनके पास आसानी से ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं. लेकिन IIT IIM वालों को अच्छा खासा एक्सपोजर होता है, तो उनको नीड नहीं होती है ना. तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि मतलब आपका जो एग्जैक्ट जो स्कीम है, स्कीम का फ़ायदा उनको मिले जिनको उसकी नीड है एक्चुअल लेवल पे, है ना. तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं. इतना आपको डिटेल में ना भी पता तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. नेक्स्ट, तो हम क्वेश्चन को ही देखते हैं सबसे पहले, है ना. तो PM इंटर्नशिप स्कीम कंसिडर इट वाज अनाउंस्ड इन द, बिल्कुल सही है ना. इट एम्स टू प्रोवाइड इंटर्नशिप्स टू 1 करोड़ यूथ इन द टॉप 500 कंपनीज ओवर 5 ईयर्स, बिल्कुल सही. द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाई, बिल्कुल गलत, है ना. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई, कंपनी से रिलेटेड है तो आप याद रख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, है ना. ये आपको पता होना चाहिए, कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं स्कीम कौन इंप्लीमेंट करता है, तो आपका थर्ड ऑप्शन गलत हो गया. फोर्थ इज इंटर्न्स रिसीव अ स्टाइपेंड जॉइंटली गिवन बाय द, बिल्कुल सही है ना. 5,000 रुपीज़ का स्टाइपेंड मंथली, जिसमें से 4500 गवर्नमेंट की तरफ से होता है कंट्रीब्यूशन, और 500 रुपये कंपनीज, और कंपनीज जो 500 रुपये डालती है वो कंपनी के CSR कोटा में भी काउंट होता है ना. तो ये आपका क्या हो गया, 1 2 एंड 4 ओनली, है ना. सो इजी क्वेश्चन. आगे चलते हैं, CSR क्या होता है. तो आप ये समझो, कोई भी कंपनी जब अपना कोई भी काम करती है, जो उनका जो भी काम है कंपनी का, जो भी प्रोडक्शन का हो चाहे कैसा भी हो,
उस काम को करने में वो कुछ सोशल रिसोर्सेज का यूज़ करती है ना, जो हमारे आसपास रिसोर्सेज होते हैं। अब सोशल रिसोर्सेज सिर्फ कंपनी के नहीं है, वो लोगों के भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं कंपनी उनका फ़ायदा उठा रही है, तो इन रिटर्न हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सोसाइटी को भी कुछ प्रोवाइड करें, है ना। एंड साथ ही साथ कंपनी अगर कोई काम करती है तो उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे भी होता है ना। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कंपनी अपना जो भी प्रॉफिट कमाती है ये सारी चीज़ें करके, तो जिस सोसाइटी या सोशल रिसोर्सेज का वो यूज़ कर रही है ना, या जिस एनवायरनमेंट को वो अफेक्ट कर रही है, चाहे जैसे भी अफेक्ट कर रही हो, तो उसके बदले में वो कुछ दें, मतलब रिटर्न दें सोसाइटी को। तो वो जो है कि कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा चैरिटी टाइप, अगर मैं बोलूँ सीधे वर्ड्स में आपको समझने के लिए, वैसा कुछ करे, और वो उसका CSR होता है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। कॉर्पोरेट मतलब कि आपको पता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि कितना, तो कितने की बात होती है। सबसे पहले तो CSR आता किसके अंडर है, CSR गवर्न किसके अंडर होता है, तो ये होता है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अच्छा, CSR कितना होता है, तो सबसे पहले तो CSR होता है 2% ऑफ नेट प्रॉफिट, है ना। 2% ऑफ नेट प्रॉफिट एवरेज्ड थ्रू लास्ट 3 years, एवरेज थ्रू प्रीवियस 3 years। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका लास्ट 3 सालों में जितना टोटल प्रॉफिट हुआ है उसको एवरेज कर दो, कि मतलब एवरेज उसका कितना निकलता है साल में, तो उसका 2% आपको क्या करना होता है, मतलब आपको CSR एक्टिविटीज़ में देना होता है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब हर ईयर में। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की किस किस कंपनीज पे ये अप्लाई होता है, तो यहाँ भी लिमिट है ना, ऑब्वियसली। अब वैसी कंपनीज पे तो नहीं होगा जिनका उतना प्रॉफिट ही नहीं है ना, तो ये होगा जो बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते हैं, जिनका टर्नओवर अच्छा है, वर्थ अच्छी है ना। तो सबसे पहला तो या तो कंपनी का एनुअल टर्नओवर जो है दैट इज 1,000 करोड़ से ज़्यादा है, और अगर ये लिमिट ना सेटिस्फाई हो तो दूसरा एक है क्राइटेरिया, दैट इज नेट वर्थ जो है कंपनी की वो 500 करोड़ से ज़्यादा है। और अगर ये भी आपका क्राइटेरिया ना हो तो नेट प्रॉफिट जो है, कि प्रॉफिट जो है कंपनी का एवरेज आउट करके, दैट शुड बी 5 करोड़ से ऊपर। कितना, 5 करोड़ से ऊपर, है ना। तो ऐसी कंपनीज आपका उनको CSR के लिए कमेटी भी बनानी होती है अपने जो कंपनी लेवल पे, और साथ ही साथ CSR कोटा को फुलफिल भी करना होता है अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। समझते हैं इस चीज़ को, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Under India's CSR provisions, companies are required to spend 2% of average net profits of the previous 3 years. बिल्कुल सही। If the meet with each of the following criteria, तो criteria ये देखना है, annual turnover of 1,000 बिल्कुल सही, और मोर 1,000 करोड़ या 1,000 करोड़ से ज़्यादा, नेट वर्थ ऑफ 500 करोड़ और मोर बिल्कुल सही, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 करोड़ और मोर। तीनों ही सही है ना, तीनों ही सही हैं जो मैंने आपको बताया। तो इजी क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए। देखो, आपसे शायद ही कोई पूछे कि एनुअल टर्नओवर की लिमिट क्या होती है या क्या होता है, बट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। एटलीस्ट आपको ये तो बताओ कि CSR होता क्या है। बाकी सारी चीज़ें तो बात की बात है, कंपनीज एक्ट तो पता हो, तो बेसिक चीज़ें तो पता हो, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये लॉन्च हुआ था 2019 में। किसमें, 2019 में। इसका मोटो था हर गांव हर घर नल से जल, है ना। हर गांव हर घर नल से जल। कब तक इनका टारगेट था, 2024 तक। ये क्या करेंगे, हर रूरल एरिया, जो रूरल हाउस होल्ड्स है वहाँ पे क्या करेंगे, वो आपका नल से जो पोर्टेबल वाटर होता है पीने लायक, वो पानी पहुँचाएंगे बाय 2024। और क्या इसकी कोई मतलब क्वांटिटी थी वॉल्यूमेट्रिक अमाउंट में, हाँ बिल्कुल सही, पर पर्सन, है ना। रूरल हाउस होल्ड्स में पर पर्सन के हिसाब से पर डे जो है 55 लीटर आपका पोर्टेबल वाटर सप्लाई करना। कितना, 55 लीटर। ये आपको समझ आना चाहिए, है ना। पर डे 55 लीटर्स, है ना, 55 लीटर्स आपको समझ आना चाहिए। तो जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था, हर गांव हर घर नल से जल। और इसका टारगेट था कि बाय 2024 आपका हर रूरल हाउस होल्ड में पर पर्सन के हिसाब से 55 लीटर्स पर डे पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर आपका सप्लाई करना, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली 2024 में इसका जो क्राइटेरिया, मतलब जो भी इसका टारगेट था वो मीट नहीं हुआ, तो इसकी डेडलाइन जो है 2024 से बढ़ा के कर दी गई है 2028। ये भी आपको पता होना चाहिए कि टारगेट डेडलाइन जो है वो इंक्रीज की गई है। और दूसरी बात, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब ध्यान देना है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो दोनों में बहुत माइन्यूट सा फ़र्क है। अगर मैं आपसे बात करूं तो सेंट्रल जो सेक्टर स्कीम होती है, सेंट्रल जो सेक्टर
स्कीम होती है दैट इज सिंपली कि वो क्या है, फुल्ली फंडेड होती है बाय यूनियन, है ना, बाय यूनियन। इसमें जितना भी पैसा जाता है उसको कौन देता है, यूनियन देता है। अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ यूनियन नहीं, जहाँ जिस स्टेट में ये इंप्लीमेंट होगी वो स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि दोनों सेंटर और स्टेट साथ साथ में आपका फंडिंग करते हैं, कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ फंडिंग यूनियन करता है, कुछ फंडिंग स्टेट करता है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, सारी की सारी फंडिंग यूनियन की होती है। ये वो स्कीम्स होती हैं जो किस लिस्ट में होंगी, लिस्ट 1 ऑफ 7 शेड्यूल, दैट इज यूनियन लिस्ट। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम उन सब्जेक्ट्स पे होगी जो आपका स्टेट लिस्ट में है ना, मतलब जनरल आइडिया, जिसको फिर स्टेट इंप्लीमेंट करता है। यूनियन आपका एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, फंडिंग में कंट्रीब्यूट करता है। ये आपको समझ आना चाहिए, दोनों में फ़र्क कई बार पूछ लेते हैं, माइन्यूट सी चीज़ें नहीं भी पूछे तो आपको पता होना चाहिए, है ना। जिस तरह की आप मतलब जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। तो इट एम्स टू प्रोवाइड 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे ऑफ पोर्टेबल वाटर टू, बिल्कुल सही है ना। अभी अभी बताया 55 लीटर्स पर पर्सन पर डे, है ना। हर दिन घर के हर एक इंसान के हिसाब से, पूरे घर की बात नहीं कर रहा हूँ, घर में अगर 6 इंसान है तो 6 के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना पानी आना चाहिए हर दिन में, पोर्टेबल, वो भी नल से जल, है ना। इट इज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, बिल्कुल गलत, है ना। इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर नहीं है, फुली नहीं है ना, ये गलत हो गया। लेकिन हाँ ये सही है, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये गलत हो गया, सेकेंड गलत हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की, इट्स डेडलाइन वॉज शिफ्टेड फ्रॉम 2024 टू 2026, बिल्कुल गलत। 2024 से 2026 नहीं 2028 होगा, तो ये गलत हो गया। तो आपका 1 ओनली होगा यहाँ पे ना, थोड़ा ये ऑप्शन गलत हो गया होगा, दैट्स ओके। आप इसको देख सकते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए, तो 1 ओनली होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2011 में एस्टेब्लिश हुआ था, इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, इन 3 ने एस्टेब्लिश किया था। इसका काम क्या है कि जो आपका हमारा जो ये रीजन है, आपका इंडियन ओशन रीजन है, और यहाँ पे जो भी आपका एक रीजनल बेसिस पे आपका एक सिक्योरिटी से रिलेटेड कंसर्न, इसका मतलब मल्टी डायमेंशनल फोकस रहता है। जैसे आपका अगर मैं बात करूँ तो मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, अगेंस्ट टेररिज्म हो गया, है ना, टेरर एक्टिविटीज़ हो गया, फिर आपका साइबर क्राइम हो गया, है ना, एक कोऑपरेशन बढ़ाना रीजनल सिक्योरिटी लेवल पे। इसमें कितने नेशन है अभी के टाइम पे वो आपको पता होना, 6 हैं, कितने हैं, 6 हैं। आपका हो गया इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, है ना, मालदीव्स, मॉरिशियस और सिशेल्स आइलैंड, आपको पता होगा। तो ये आपको इतना सा पता होना चाहिए, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कई बार GS2 में, है ना। तो आगे चलते हैं, है ना। आपका इन्हेंस रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी के लिए ये आपका है। इसमें आपका हाल फिलहाल में कॉन्क्लेव हुआ भी है, जिसमें आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज मसाला बॉन्ड्स। तो मसाला बॉन्ड्स जब मैं बात करता हूँ कभी भी बॉन्ड्स की, तो आपको पता होगा बॉन्ड्स क्या होते हैं। जैसे आपको पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से क्या होता है, सरकार लोन उठाती है, पैसे उठाती है, कोई एंटिटी पैसे उठाती है ना। तो आपको पता होना चाहिए कहीं की गवर्नमेंट। तो बॉन्ड्स पे क्या होता है, कूपन रेट होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटीज़, आपने ये सारा पढ़ा होगा, बेसिक इकोनॉमी। तो मैं उतने में ही जाऊँगा, आप बस ये समझो कि ये पैसा उठाने का तरीका है। यहाँ पे क्या है, मसाला बॉन्ड, जैसे नाम से पता चला, मसाला ये स्पाइस है ना, इंडियन थिंग। तो यहाँ पे क्या है, देखो पहले समझो, इंडियन एंटिटी को जब फॉरेन मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज से मतलब जो फॉरेन लोगों से पैसा उठाना होता था, तो एक तो क्या है कि डॉलर में उठा लो, फिर डॉलर में उठाएंगे, 5 साल बाद डॉलर में रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। उसमें क्या होता है कि क्योंकि आपका करेंसी एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो उससे क्या होगा, मान लो आज $1 है 50 रुपये का, कल हो गया मतलब 5 साल बाद हो गया 80 रुपये का, होगा क्या। अब मैंने मान लो जो भी जिसने एंटिटी ने पैसा उठाया है फॉरेन मार्केट से, अब उठाने के कई तरीके होते हैं। बॉन्ड्स इशू किसके थ्रू होता है, आपका ये तो फाइनेंस कॉरपोरेशन, या फिर आपका जैसे मैं बात करूं आपका एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा डिटेल की नीड नहीं है, आप बस ये समझो। तो मान लो आज मैंने पैसे उठाए, मान लो $3, है ना। अब मैंने एक तो मुझे ये देना पड़ेगा, है ना। अब एक तो होता है कूपन रेट, एक होता है आपका कि हम उससे कम मतलब आपका जब मैं बॉन्ड्स बेचूंगा तो मैं उस बंदे से कम रुपए लूँगा और बाद में उसको वो मतलब ज़्यादा रुपए लौटा दूंगा, है ना, डिस्काउंटेड वो सारी चीज़ें होती हैं। तो $3 की जब मैं बात करता हूँ तो बाद में मान लो मुझे कुछ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, वो छोड़ो, अभी मैं मान लो $3 ही लौटा दूँ, मान लो, ठीक है। होगा क्या, मैंने पहले 150 रुपये के बराबर
मुझे मिले, अब मुझे लौटाने कितने पड़ेंगे, 240 रुपये के बराबर, समझ आता है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या हुआ कि जिसने पैसे उठाए, है ना, उसको क्या हुआ, एक मतलब लॉस हुआ करेंसी कन्वर्जन रिस्क की वजह से। तो यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड इशू करता है उसको काफ़ी सारा रिस्क रहता है इस केस में, अगर वो फॉरेन करेंसी। तो इंडिया क्या मतलब कि हम अपनी लोकल करेंसी में अगर इशू करें, कि मसाला बॉन्ड्स का डिनोमिनेशन होगा कि भाई सीधे है 180 रुपये का बॉन्ड है, डॉलर डॉलर कुछ नहीं, तो जो फॉरेन एंटिटी होगा वो 180 रुपये के बराबर खरीदेगा। अब हम क्या करेंगे इन फ्यूचर, जो हमने डिसाइड करा होगा कि 210 रुपये अगर वापस करेंगे तो 210 रुपये वापस करेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाद में डॉलर बढ़ता है घटता है। तो यहाँ पे जो रिस्क है, रिस्क वो आपका हमारी जो भी एंटिटी होगी लोकल एंटिटी उस पर ना होके जो फॉरेन इन्वेस्टर है उस पर होगा, बिकॉज क्या पता कल को रुपए की वैल्यू ही खत्म होगी, तो उसको तो क्या होगा, लॉस होगा जिसने इन्वेस्ट किया होगा फॉरेन इन्वेस्टर ने। तो यहाँ पे क्या होता है कि मसाला बॉन्ड्स क्या होते हैं, रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड होते हैं, मतलब रुपी डिनोमिनेटेड मतलब कि रुपी की टर्म्स में होते हैं ना, और इनको हम ओवरसीज इशू करते हैं फॉरेन मार्केट में बाय एन इंडियन एंटिटी टू लाइक रेज फंड्स, है ना, फंड्स रेज करने के लिए होता है सारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। यहाँ पे क्या है कि करेंसी, तो अगर मैं बात करूँ तो ये आपको यहाँ तक समझ आता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, दैट इज़ करेंसी कन्वर्जन का जो रिस्क होता है, कि रेट अगर चेंज हो गया डॉलर का रुपी ये सब, तो वो या जहाँ भी फॉरेन की बात करें, यूरो की बात करूँ या चाहे कुछ भी, तो वो जो है वो आपका इशूअर पे नहीं होता, वो होता है इन्वेस्टर पे, मतलब ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये जो रिस्क है दिस इज़ बॉर्न बाय द इन्वेस्टर एंड नॉट द इशूअर, है ना। ये आपको समझ आता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दे आर रुपी इशूड इन इंडिया फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर, इंडिया में नहीं इशू होते, इशूड इन द फॉरेन मार्केट, है ना। और तो बी सही लग रहा है, देखो करेंसी रिस्क इज बॉर्न बाय द इन्वेस्टर एंड नॉट द इशूअर। सी था दे आर डॉलर, बिल्कुल गलत, दे आर इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स, नहीं। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होगा, जो इन्फ्लेशन को बीट करें। बिकॉज क्या होता है, अगर कोई बॉन्ड आपका 6% से कम आपको दे रहा है, मान लो 6% आज के मान लो जो भी आपका अगर इन्फ्लेशन रेट है ना, तो अगर 5% आपको रिटर्न दे रहे हैं तो इन दी एंड आप एक साल बाद 1% के लॉस में ही रहोगे। आपके पैसे देखो, महंगाई 6% से बढ़ रही है, आपका पैसा 5% से बढ़ रहा है, रिटर्न आपको 5% मिला, और जो चीज़ आज 100 रुपये की थी वो 106 रुपये की होगी, और आपके 100 रुपये अगले साल 105 रुपये हो गए बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के बाद भी, तो आपको 1 रुपये का लॉस हुआ ना। अगले साल तो आप उस चीज़ को खरीद ही नहीं पाए जो आज शायद आप खरीद सकते थे। इसीलिए इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स होते हैं जो आपका इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए होते हैं। ये आपको समझ आता है कि इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए, लेकिन ये ऐसा नहीं है मसाला बॉन्ड सिंपल, तो ये आपको समझ आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल, देखो अब ये बताया पीएम इंटर्नशिप स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, है ना, जल जीवन मिशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दोनों ही ऑप्शन सही है, A1 B2, है ना। नेक्स्ट इज CSR। अब देखो कॉमन सेंस है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि सोशल अपलिफ्टमेंट या सोशल वर्क के लिए स्पेंड करना। कंपनी जो अपना अभी नेट एवरेज प्रॉफिट होता है 3 साल का, प्रीवियस लास्ट 3 ईयर्स का, उसका 2% जो भी स्पेंड करती हैं, तो ये वही काम होंगे जिससे पूरी सोसाइटी को फायदा होगा। तो खुद सोचो कॉमन सेंस से, याद करने की नीड नहीं है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ऐसे काम जिससे एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे मतलब फोकस हो, है ना, जैसे पेड़ लगाना या कुछ कुछ भी मतलब, तो या कोई ऐसा काम करना जिससे एनवायरमेंट को फ़ायदा हो, तो बिल्कुल ये हो सकता है काउंट, है ना, इससे सोसाइटी का फ़ायदा हो रहा है। डिज़ास्टर रिलीफ, बिल्कुल सही, डिज़ास्टर अगर होता है और उसमें हम अगर रिलीफ के लिए, चाहे वो फूड प्रोवाइड करना हो, चाहे वो आपका जो इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हो, वो सारी चीज़ें अगर कंपनी करे अपने खर्चे पे, तो बिल्कुल सही, डिज़ास्टर रिलीफ भी काउंट होता है, सोसाइटी का ही फ़ायदा हो रहा है इसमें। पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग, अब इसमें सोसाइटी का क्या फ़ायदा है, ये तो पार्टी की बात है ना, पार्टी को फंड कर रहे हैं अगर आप, तो ये तो पार्टी का फ़ायदा है। इसमें सोसाइटी का एज अ ह्यूमन मतलब काफ़ी सारे लोगों का कौन सा फ़ायदा है, इसमें सोशल वर्क कुछ नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। कॉमन सेंस, इसमें कोई आपने याद नहीं रखा, इसको बोलते हैं कॉमन सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करना। जब आप चीज़ें पढ़ते हैं तो आपको पता होता है, हर चीज़ याद रखने की नीड नहीं होती है। तो 1 and 2 ओनली, है ना, समझ आता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू लाइक द video, do like it, share it, comment on it, and subscribe to the channel so that I can just be motivated to make these videos daily. Obviously it just takes so much of my time to just compile these PDFs, make notes, and just provide it for you guys, record it, edit it, and whatnot. So just interact with the videos and it will just keep me motivated to make these videos daily. And I will see you all in the next lecture. Keep learning, keep enjoying the process. Thank you.